आज के लेक्चर में हम लोग AC थ्रू प्योर इंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। फिगर ए से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉइल लिए हैं हम लोग जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं एक AC सप्लाई से और ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं उसका इक्वेशन है V = Vm sin ओमेगा t। इस इक्वेशन को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके कारण इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस सर्किट का वो चेंज करेगा और लेंस लॉ से इसमें एक EMF इंड्यूस होगा जिसका वैल्यू हो जाएगा -L/di/dt, जो कि इस सर्किट में सेटअप हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन का ये मतलब हुआ, ये जो इंड्यूस्ड EMF में माइनस साइन है इसका मतलब ये हो गया कि जो इंड्यूस्ड EMF जो है वो अप्लाइड EMF के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसके कारण करंट का फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा। तो करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मतलब करंट का फ्लो हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग वोल्टेज इसमें दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसका वैल्यू इस EMF के बराबर होना चाहिए लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए ये जो वोल्टेज होगा उसका वैल्यू हो जाएगा -L/di/dt, मतलब ये जो इंड्यूस्ड EMF है उसके बराबर होगा लेकिन उसके अपोजिट होगा, इसलिए -L/di/dt होगा के बराबर हमको अप्लाई वोल्टेज देना होगा, जिसके कारण देखेंगे कि जो V है अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा L/di/dt। ये इक्वेशन आ गया V = L/di/dt। तो एक्चुअली इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में यही रिलेशनशिप होता है, मतलब इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है स्मॉल v = L/di/dt, जहाँ L इंडक्टर है, V है वोल्टेज जो होगा इस सर्किट में और I है करंट। इस एक्सप्रेशन से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे DI का वैल्यू निकाल सकते हैं। DI का वैल्यू आ जाएगा V/L × dt। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI = इंटीग्रेशन ऑफ V/L × dt, और V का वैल्यू है Vm sin ओमेगा t, जो कि यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन में। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Vm sin ओमेगा t/L × dt आ गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जब इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा Vm/ओमेगा L × -cos ओमेगा t। अब कॉस को हम लोग साइन के टर्म्स में अगर भी लिख सकते हैं, तो कॉस को जब साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा sin ओमेगा t -π/2, मतलब I का करंट का वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू आ गया Vm/ओमेगा L × sin ओमेगा t -π/2। इसको सपोज कर रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ देख रहे हैं ये करंट है, तो ये भी तो करंट होना चाहिए। तो Vm/ओमेगा L एक्चुअली क्या है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं इसको Im, इसलिए Vm/ओमेगा L को हम लोग लिख सकते हैं Im। इसलिए करंट का वैल्यू स्मॉल I का वैल्यू आ गया Im sin ओमेगा t -π/2। इसको नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये Im क्या है, Im है Vm/ओमेगा L। अब इक्वेशन 1 जो था V = Vm sin ओमेगा t, V = Vm sin ओमेगा t, ये इक्वेशन 1 था। इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका तुलना कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें यहाँ एंगल है ओमेगा t -π/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो EMF से π/2 एंगल पीछे है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग EMF होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट से आगे होगा, π/2 या फिर 90 डिग्री से आगे होगा। और जो करंट होगा प्योर इंडक्टर में, जो करंट मेरा उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा EMF से π/2 रेडियन से या फिर 90 डिग्री से। या फिर दूसरे तरह से बोलें तो बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग EMF होगा वो लीड कर रहा है करंट को
π/2 रेडियन से या 90 डिग्री से। इसको हम लोग यहाँ दिखाए हैं ग्राफ से। हर एक वैल्यू हम लोग ओमेगा टी का अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट को निकाले हैं और फिर उसको ग्राफ में यहाँ प्लॉट कर दिया है। तो जब v = Vm sin ओमेगा टी है, तो जब ओमेगा टी 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, तो वोल्टेज का वैल्यू 0 हो जाएगा और 90 डिग्री पर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 180 पर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आएगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। उसी तरह से करंट का इक्वेशन में जब हम लोग इसमें ये वाले इक्वेशन में जब ओमेगा टी का अलग अलग वैल्यूज़ देंगे तो ये ग्राफ आएगा इस तरह से। इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि जब वोल्टेज 0 है करंट निगेटिव में मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है। फिर उसी तरह से वोल्टेज 0 है करंट मैक्सिमम है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों जो वोल्टेज और करंट है दोनों साथ साथ नहीं पहुंच रहा है 0 और मैक्सिमम वैल्यू। जब वोल्टेज 0 है तो करंट निगेटिव में मैक्सिमम है, जब वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट 0 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि करंट जो है वोल्टेज से पीछे है 90 डिग्री एंगल से या π/2 रेडियन से। इसलिए प्योर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री का। इसी को फेज़र से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये फेज़र डायग्राम है, इसमें ये वोल्टेज को दिखाए हैं। एक हम लोग सिंगल लाइन और उसमें एरो दिखा देते हैं, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसमें रोटेट कर रहे हैं, और करंट इससे 90 डिग्री पीछे है, इसलिए इधर हम लोग दिखाएं इसको। इसका जब प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा करंट का। उसी तरह से ये जब वोल्टेज का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का देगा। तो ये जो है ये फेज़र डायग्राम है, इसमें क्लियर है कि ये वोल्टेज है और इससे 90 डिग्री पीछे है करंट। फेज़र डायग्राम जो हम लोग देख लिए अभी फिगर सी में, और कंपेयर करके भी हम लोग देख लिए कि दोनों जो वोल्टेज और करंट है दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इससे हम लोग को निष्कर्ष ये निकला कि जब भी हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट में एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में 90 डिग्री का या π/2 रेडियंस का फेज डिफरेंस होगा, और दोनों वोल्टेज और करंट में से वोल्टेज लीड करेगा करंट को 90 डिग्री से, या फिर करंट लैग करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री से। अब ये जो करंट का एक्सप्रेशन आया था उसमें आया था I = Im sin ओमेगा टी माइनस π/2, और Im क्या है? Im था Vm/ωL। अब यहाँ पर ये ओमेगा एल क्या है? तो ओमेगा एल को हम लोग लिख सकते हैं XL, इसलिए करंट Im का वैल्यू हो जाएगा Vm/XL। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये करंट है, तो करंट बराबर है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली ये जो ओमेगा एल है ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो ओमेगा एल है ये किसका काम कर रहा है? ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ओमेगा एल को लिखते हैं हम लोग XL। X हो गया रिएक्टेंस, L हो गया इंडक्टर के कारण, इसलिए इंडक्टेंस को लिखते हैं X से, और L हो गया कि इंडक्टर के कारण ये है, इसलिए इसको लिखते हैं X और यहाँ L दिए हैं। तो एक्चुअली XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितने के बराबर होगा? ओमेगा इंटू एल के बराबर होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने दिया जाएगा तो हम लोग XL = ओमेगा एल से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा किसी भी कॉइल का, और इसका जो यूनिट होता है XL का वो होता है ओम्स। ये रेजिस्टेंस ही है ना, इसलिए इसका यूनिट होगा ओम्स। और XL बराबर ओमेगा इंटू एल है, एल का यूनिट हेनरी होगा और ओमेगा का यूनिट होगा एंगुलर ये रेडियंस पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड इंटू हेनरी ये हो जाएगा ओम्स, ये ओम्स कहलाता है। मतलब XL का यूनिट होगा ओम, तभी ना वोल्टेज अपॉन ओम हो जाएगा करंट। तो यहाँ XL है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, तो 2πf इंटू एल लिख सकते हैं इसको। तो इस इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं कि XL जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। XL जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वोल्टेज पर। इसलिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा
तो रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो रिएक्टेंस भी कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर। तो F ज़्यादा होगा तो XL ज़्यादा होगा, F कम होगा तो XL भी कम होगा। इसलिए ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्चुअली ये काम करता है, रेजिस्टेंस का ही काम करता है। जो डीसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस का काम है वही यहाँ एसी सर्किट में रिएक्टेंस का काम है। और एक्सएल का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये ओमेगा इंटू एल होगा या फिर 2πf इंटू एल होगा। इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में देखें कि किसी भी प्योर इंडक्टर में अगर हम लोग एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो जो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो लैग करेगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से 90 डिग्री से या π/2 रेडियंस से। या फिर इसको दूसरे तरह से अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं कि जब भी प्योर इंडक्टर में एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसमें जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट से आगे रहेगा या लीड करेगा π/2 रेडियंस से या 90 डिग्री से। और जो ओमेगा एल होता है, यहाँ पर जो टर्म आया है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो एक्चुअली रेजिस्टेंस का ही काम करता है। और चूँकि ये रेजिस्टेंस का ही काम करता है इसलिए इसका यूनिट ओम्स होगा, लेकिन इसका नाम यहाँ पर कहते हैं इसको रिएक्टेंस। इंडक्टर के कारण है इसलिए इसको कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम्स।